हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में मैंने दोबारा डॉस्टोव्स्की सर को बुलाया है क्योंकि पुराने वीडियो पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। यूट्यूब ने तो खैर रिकमेंड नहीं किया, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका सपोर्ट बहुत रहा है। बहुत लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि वहाँ पे एक रिक्वेस्ट थी कि दोबारा उसका पार्ट 2 लेके आइए, तो आज मैंने दोबारा डॉस्टोव्स्की सर को बुलाया है। और आज भाई जो उनकी किताब है द इडियट, ये बड़ी फेमस किताब है, तो इसके सिलसिले में डॉस्टोव्स्की सर से बहुत सारे सवाल पूछूंगा और एक ब्रीफ हम इस कहानी में क्या है, इसका प्लॉट क्या है, इसको भी समझेंगे। एक समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डॉस्टोव्स्की सर से पूछ के, वो आप हम उन्हीं की ज़ुबान से सुनेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिमाग में उठते हैं इस कहानी को पढ़ते टाइम, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं डॉस्टोव्स्की सर से पूछूंगा आज। तो वेलकम सर, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो किताब लिखी इडियट, ये किताब सर आपने लिखी क्यों? मतलब इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों आपने किताब लिखी? देखो साहिल, मैंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता था, एक ऐसा इंसान मैं दिखाना चाहता था जो कि बहुत ही काइंड हो और बहुत ही प्योर हो। जनरली देखो, ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी, इसमें ईवल है, करप्शन है, बहुत कुछ है। तो मैं ये देखना चाहता था कि अगर एक बड़ा ही काइंड, एक ऑनेस्ट, जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता इंसान, जो सच्चे दिल का इंसान हो, एकदम प्योर सोल हो, क्या वो इस ईवल दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा? ये मेरा क्वेश्चन था। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था और इसका मैं आंसर ढूंढ रहा था। इसके लिए फिर मैंने पूरी कहानी बनाई और पूरा प्लॉट बनाया। पर साथ ही साथ एक चीज़ है, वो ये कि दुनिया इसको इडियट समझती है, दुनिया इसको इडियट समझती है, बट सच्चाई ये है कि बहुत वाइज है, बहुत वाइज है। सर ये क्या बात हुई? मतलब एक साइड पे आप कह रहे हो कि दुनिया उसको इडियट समझती है और साथ ही साथ वो वाइज भी है, ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। वाइज कैसे है फिर वो? ये समझ में नहीं आया सर, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए। देखो साहिल, वो वाइज इसलिए है क्योंकि वो इंसान के दिल की बात समझ लेता है और वो इंसान को जज नहीं करता, बहुत नॉन जजमेंटल है वो। और उसके पास एक मॉरल क्लैरिटी है, वो हमेशा सच का साथ देगा, वो हमेशा इस तरह से ज़िंदगी जिएगा कि किसी का नुकसान ना पहुँचे। बहुत प्योर सोल है, ठीक है। तो ये रीज़न्स है जो मैंने आपको बताए जिसकी वजह से वो वाइज है, क्योंकि इंसान की दिल की बात वो समझ लेता है, जबकि इंसान कुछ बोल नहीं रहा, ज़ुबान से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो उसके दिल के हालात समझ लेगा। बहुत एम्पैथेटिक है, बड़ा कंपैशनेट है, बड़ा वाइज है। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये जो किताब का ये आइडिया आपको आया कहाँ से? किताब का आइडिया कहाँ से आया आपको? यार देखो साहिल, एक तो रीज़न ये है, मेरा बचपन खुद का मेरा ऐसा रहा है, मेरी लाइफ में बड़े स्ट्रगल्स रहे हैं। और बहुत बार क्या होता था, लोग मुझे समझते थे कि कुछ मेरे में प्रॉब्लम है, लोग मुझे नॉर्मल नहीं समझते थे। बट लोग ये नहीं जानते कि जिनको हम कभी कभी नॉर्मल नहीं समझते, कभी कभी उनके पास बहुत डीप इंसाइट्स होती हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी, मेरे पास कुछ सच में बहुत डीप इंसाइट्स थी जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं थी। तो इसको मैंने कहानी के फॉर्म में दिखाया यहाँ पे। दूसरा, यार देखो, मुझे एपिलेप्सी की दिक्कत थी, तो अब उस टाइम क्या होता था, जब मुझे फिट्स आते थे तो कुछ सेकंड्स के लिए ना मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक काइंड ऑफ एक मिस्टेक एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगता था जैसे यूनिवर्स में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए होता था मुझे, कुछ सेकंड्स के लिए। तो उसकी वजह से मेरे पास कुछ ऐसी डीप इंसाइट्स आई, कुछ मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो बहुत डीप हैं, जिनको आप एक सेंस में कह सकते हो कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो मुझे हुए। उसकी वजह से मैं इस तरह की, आप देखोगे, जो कॉम्प्लेक्स कहानियाँ वो बना पाता हूँ, जो वर्ल्ड लिटरेचर में शायद और आपको कहीं और ना मिले। ये नॉर्मल माइंड और नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता, इसके लिए कुछ ना कुछ एक आपको हायर को आपको टैप करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैंने जैसा आपको बताया
कि उस एपिलेप्सी के फिट्स के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए एक काइंड ऑफ एक विंडो खुलता था और मुझे कुछ डीप इंसाइट्स मिलती थी, बहुत डीप इंसाइट्स। और एक बात और है साहिल, ये जो आपने पूछा कि आइडिया कहाँ से आया इस किताब का, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि एक बड़े फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था रोसू। ये रोसू का ये मानना था कि ये हर इंसान बहुत अच्छा पैदा होता है, बहुत प्योर सोल की तरह पैदा होता है, लेकिन ये जो सोसाइटी है ये इसको करप्ट कर देती है। तो मैं इसको देखना चाहता था, इस आइडिया को टेस्ट करना चाहता था, क्या सच में ऐसा होता है कि हर इंसान बहुत प्योर पैदा होता है, ये सोसाइटी उसको बाद में करप्ट करती है। मुझे इस आइडिया को टेस्ट करना था, या फिर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सच में ईवल पैदा होते हैं, ये मुझे टेस्ट करना था। इसके लिए मैंने पूरी कहानी लिखी है। सर मतलब कहानी तो का जो आपने रीजनिंग दी है तो बड़ी पावरफुल है, ये तो मेरे खुद दिमाग में नहीं आई जब मैं कहानी पढ़ रहा था। सर एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे जो रीडर्स हैं वो कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, क्लासिक लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा घबरा जाते हैं किताबों का। आप देखो जैसे ये भी इडियट भी है आपकी, आज के हिसाब से ये मोटी किताब है, लोग इतना नहीं पढ़ते, और लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज है तो लोगों को थोड़ा सा वो लगता है यार नहीं समझ में आएगी, भले ही 200 साल पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो सर थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कहानी का जो प्लॉट है सर थोड़ा समझा दीजिए, ताकि इनका जो रीडर्स हैं इनका इंटरेस्ट बने कहानी में, तो शायद ही पढ़ लें। थोड़ा सा प्लॉट समझा दीजिए। अब मैं नहीं कह रहा पूरा प्लॉट आप बिल्कुल रिवील कर दीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली आपको भी बुक की आप चाहते हो कि बुक की सेल्स हो, ठीक है, आपको भी रेवेन्यू चाहिए होता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, एक आर्टिस्ट की बहुत मेहनत लगती है, और आर्टिस्ट क्यों ना पैसे कमाए जब दुनिया पैसे कमा रही है, तो बिल्कुल ठीक है, तो वैलिड पॉइंट है। लेकिन सर थोड़ा सा प्लॉट आप बता दीजिए, समरी हल्की सी दे दीजिए। ठीक है साहिल, आप रिक्वेस्ट किया, आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया तो मैं बता देता हूँ। ये कहानी एक, जैसे मैंने बताया, इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो इडियट जिसके नाम पे कहानी है, वो है प्रिंस मिश्किन। तो प्रिंस मिश्किन क्या है, इलाज करवा के आ रहा है अपना स्विट्ज़रलैंड से रशिया। स्विट्ज़रलैंड में वो एक मेंटल हॉस्पिटल में था, वहाँ पे इसको मैंने बोला ये अपना इलाज कराने गया था, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी इसको। वहाँ से फिर ये स्विट्ज़रलैंड से आ रहा है, कहाँ, रशिया, पीटर्सबर्ग। तो पहली चीज़ तो ये। अब होता क्या है कि ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है मिश्किन, ये दो लड़कियों के प्यार के बीच में है, इसको बोलेंगे लव ट्रायंगल। ओह सर, मतलब ये लव ट्रायंगल की कहानी लिखी है आपने? हाँ हाँ सुनो तो सही यार, साहिल तुम बीच में डिस्टर्ब करते हो, सुनो पहले पूरी कहानी सुन लो, अब बुलाया है तो फिर सुन लो। हाँ ठीक है सर बताइए। देखो जो प्रिंस मिश्किन है ये बीच में है, इधर अगल्या है, इधर नस्तस्या है, ये प्यार दोनों से करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये डिसीजन नहीं ले पाता इसको जाना किधर है। अगल्या को भी प्यार कर रहा है, नस्तस्या को भी चाहता है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, एक को चूज नहीं कर पा रहा। और कहानी में एक विलेन है, वो है रोगोजिन, वो डार्क कैरेक्टर है, उसमें डार्कनेस दिखाई है बहुत। जैसे ये प्योर है प्रिंस मिश्किन, तो रोगोजिन है वो समझ लो कहानी का विलेन है। और आप देखेंगे कि जो नस्तस्या है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहती है कि उसको रोगोजिन के पास जाना है कि प्रिंस मिश्किन के पास जाना है। तो बड़ी एक खिचड़ी सी है कहानी में, समझ गए? सर एक बात बताइए, ये जो प्रिंस मिश्किन है ये डिसीजन ले क्यों नहीं पा रहा? मतलब क्यों नहीं ले पा रहा डिसीजन? भाई अगर अगल्या से प्यार करता है तो उसके साथ चला जाए, या नस्तस्या से प्यार करता था उसके साथ चला जाता है, तो बीच में क्यों अटक गया? मतलब आपने कहानी में कैरेक्टर ऐसा क्यों बनाया कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा? आप कह रहे हो कि बड़ा प्योर सोल है, आप कहते हो ये बड़ा वाइज है, तो ऐसा कैसा वाइज आदमी है डिसीजन नहीं ले पा रहा? इसको हम कैसे वाइज कह दें? एक आदमी का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो इनडिसाइसिव कैरेक्टर बनाया आपने, फिर समझ में नहीं आई सर कहानी। थोड़ा इसको बताइए, मतलब क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहा? यार देखो यही रीज़न है कि वो वाइज है इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये हर आदमी के दिल का हाल जानता है बिना उस आदमी को बोले। तो ये दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता था। अगर ये अगल्या के साथ चला जाता तो नस्तस्या का हार्ट ब्रेक होता, लाइक तो वो भी बहुत करती थी, इसको प्यार करती थी। नस्तस्या के साथ चला जाता तो अगल्या का हार्ट ब्रेक हो जाता। तो ये बेचारा दोनों में से किसी के भी दिल को नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये ओवर कंपैशनेट हो जाता है और लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है। मतलब अपने बारे में नहीं सोचता, ये दुनिया के बारे में सोचता है, लोगों के दुख दर्द के बारे में बहुत सोचता है। मैंने बताया था ना प्योर सोल है।
अब दुनिया उसको बेवकूफ़ समझती है, क्योंकि दुनिया को लगता है ऐसे इंसान हो ही नहीं सकते, इतना शरीफ इंसान होगा, तो लोग उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो ये वाली बात है। और दूसरा, हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ, इसके अंदर एक डिज़ायर है, ये सबको खुश रखना चाहता है, किसी को दुखी नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ें हैं। इनफैक्ट ये इतना इंडिसाइसिव हो जाता है कभी कभार कि ये अपनी जो उसकी पैसे का मैटर था एक, तो पैसे का मैटर में अपनी प्रॉपर्टी का क्या करना है, पैसे क्या करना है, इसका भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। समझ गए? ठीक है, साइली पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर ये बात तो ठीक है। सर फिर ये बताइए कि जो नस्तस्या है, ये प्रिंस मिशिगन की तो कहानी मुझे समझ में आ गई कि कन्फ्यूज़न कैसे था और क्या हुआ, आपने क्लैरिटी दे दी, थैंक यू फॉर दिस। सर ये जो नस्तस्या है, आपने बोला ये भी एक तरह से बीच में कन्फ्यूज्ड है प्रिंस मिशिगन और रोगोज़न के बीच में। प्रिंस मिशिगन एक समझ लीजिए कहानी का एक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और ये इसका विलेन है, एंटैगनिस्ट है, जो कि रोगोज़न है, डार्क कैरेक्टर आपने दिखाया है। तो ये जो नस्तस्या है, ये इन दोनों के बीच में डिसाइड क्यों नहीं कर पाती, ये क्यों इनडिसाइसिव है? प्रिंस मिशिगन तो समझ में आता है मुझे, इडियट आपने दिखाया है, ये क्यों नहीं डिसीजन ले पाती नस्तस्या? यार देखो, डिसीजन फाइनली ले लेती है, वो तो बिल्कुल डिसीजन ले ही नहीं पाता है एंड तक, लेकिन नस्तस्या ले लेती है डिसीजन। ये चली जाती है फाइनली रोगोज़न के साथ। रोगोज़न के साथ? रोगोज़न मतलब सर वो तो डार्क कैरेक्टर, उसके साथ क्यों चली जाती है, इसको क्यों छोड़ देती है, रीज़न क्या है सर, ये बताइए। यार तुम सवाल बहुत पूछते हो साहिल, थोड़ा सा ना मैं कॉफ़ी पी लूँ। हाँ देखो, नस्तस्या इसलिए छोड़ देती है इस प्रिंस मिशिगन को, उसके रीजंस हैं, कुछ रीजंस ये हैं। पहला, नस्तस्या अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म करती है, क्योंकि उसका जो पास्ट बैकग्राउंड है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा क्या गड़बड़ है। तो उसकी वजह से वो अपने आप को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज़ करती है। उसको लगता है कि जो प्रिंस मिशिगन बड़ा ही इनोसेंट और प्योर सोल है, इतना अच्छा इंसान मैं डिज़र्व नहीं करती। उसे लगता है कि मेरे अंदर बहुत डार्कनेस है, इतनी प्योर सोल को मैं डिज़र्व नहीं करती। ये एक दिक्कत है, इसीलिए वो उस डार्क कैरेक्टर रोगोज़न को चूज़ करती है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा मेल खाता है, उससे ज़्यादा सिंक में आ रहा है। कि नस्तस्या को लगता है खुद के अंदर, नस्तस्या को लगता है कि मेरे अंदर खुद के अंदर बहुत डार्कनेस है और मेरे से रेजोनेट करता है रोगोज़न। ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा शरीफ, बड़ा प्योर सोल है, इतना इनोसेंट सोल है, उसको लगता है मैं उसको डिज़र्व ही नहीं करती, ये इतना अच्छा है मैं उसको डिज़र्व नहीं करती। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत करती थी नस्तस्या, ये चीज़ है। फिर एक चीज़ है यार, देखो नस्तस्या को ड्रामा का एडिक्शन था, उसको ड्रामा चाहिए, उसको एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए। अब ये बेचारा बहुत शरीफ है मिशिगन, ये ऐसा नहीं है, वो सिंपल लाइफ जीता है, सिंपल थॉट प्रोसेस है, ठीक है, सीधा साधा जीवन जीता है। लेकिन ये रोगोज़न ड्रामेबाज है, ये ड्रामा भी करता है, एक्सट्रीम्स में जीता है, वॉयलेंट टेंडेंसीज हैं इसके अंदर, जिसको आप बोलते हो एकदम टिपिकल बैड गाय, उस टाइप का है, बहुत डार्क है। तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि उसको ड्रामा चाहिए और ये ड्रामा क्रिएट कर देता है। ये एक चीज़ है, ठीक है। फिर एक चीज़ ये भी था, ये प्रिंस मिशिगन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ये चाहती थी अगर ये कि ये सुरक्षित रहे, ये ठीक रहे, क्योंकि अगर उसको लगता था अगर ये मेरे साथ आ गया तो रोगोज़न इसको नुकसान पहुंचा सकता है, पहली चीज़। दूसरा, इसको ये भी लगता है कि अगर ये मेरे साथ आ गया तो कहीं मैं ही इसको डिस्ट्रॉय ना कर दूं, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर बहुत डार्कनेस थी, ये चीज़ थी। वो प्रिंस मिशिगन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, एक रीज़न ये है। दूसरा, उसको लगता था नस्तस्या को कि वो अच्छी ज़िंदगी के लायक नहीं है। वो इतना उसने लाइफ में स्ट्रगल देख लिया था, इतना उसने डार्कनेस देख ली थी कि उसको फियर ऑफ हैप्पीनेस हो रहा था, वो खुशी से डरने लगी थी। समझ रहे हो साहिल बात को मेरी? थोड़ा ध्यान से समझो। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, अगर आप इतनी डार्कनेस देख लेते हैं, इतनी सफरिंग देख लेते हैं, तो आपको सफरिंग का एडिक्शन हो जाता है। फिर अगर आपकी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आए ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप घबरा जाते हो, इतनी खुशी, इतना अच्छा, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। आपको लगता है मैं शायद डिज़र्व ही नहीं करता इतनी अच्छी ज़िंदगी, शायद मैं इतनी हैप्पीनेस डिज़र्व ही नहीं करता। अगर आप कॉन्स्टेंट परेशान रहे हैं ज़िंदगी भर, स्ट्रेस में रहे हैं, स्ट्रगल में रहे हैं, सफरिंग में रहे हैं, तो आज इंसान उस सफरिंग से भी प्लेयर ढूंढ लेता है। अजीब है इंसान। हाँ, उसको बड़ा मज़ा लगता है प्लेयर में, फिर वो प्लेयर छोड़ता नहीं है अपना, एडिक्शन हो जाता है उसको उस सफरिंग का, सफरिंग के प्लेयर का। तो प्रिंस मिशिगन अगर उसकी ज़िंदगी में आता तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती, बढ़िया हो जाती। लेकिन उसको लगता था यार शायद मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करती, मेरे को तो सफरिंग में ही प्लेयर मिलता है, सफरिंग से ही हैप्पीनेस मिलती है, मैं उस सफरिंग से ही अटैच्ड रहूँगी। तो इंसान सफरिंग से भी एडिक्ट हो जाता है,
बड़ा कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन साहिल, समझ रहे हो। और थोड़ा सा ये था कि ऐसा लगता है अनस्तसिया के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेंडेंसीज भी हैं। हाँ, ये भी है, समझ गए। तो सर ये सब समझ में आ गया, मतलब फिर भी सर एक बात थोड़ा सा और क्लियर करिए कि मतलब रोगोजिन को उसने चूज़ क्यों किया, मतलब क्यों उसने रोगोजिन को चूज़ किया। मैंने बताया कि रोगोजिन में इंटेंसिटी है और एक्साइटमेंट है, वो उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट सा क्रिएट करता है। एक हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे बिहेव करेगा। तो ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है उसका, अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है, ये उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है नस्तस्या को रोगोजिन की तरफ। अब थोड़ा सा नस्तस्या के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता हूँ। नस्तस्या एक अनाथ लड़की थी, पेरेंट्स उसके नहीं थे, उसको अडॉप्ट कर लिया एक बंदे ने जिसका नाम था टॉट्स्की। टॉट्स्की ने ही उसको पाला पोसा, उसने ही उसको बड़ा किया। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो टॉट्स्की ने ही उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। टॉट्स्की ने उसको एक्सप्लॉइट किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी नस्तस्या को मेंटल सफरिंग को बियर करना पड़ा। तो समझ रहे हो, जो उसका बैकग्राउंड है इस तरह से यहाँ पे उसमें एक डार्कनेस है। अब रोगोजिन की बात कर लेते हैं। रोगोजिन का क्या था कि फादर रोगोजिन के बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। और रोगोजिन ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, पैसा उसके बाद बहुत सारा आ जाता है और रोगोजिन के पास एक साथ बहुत सारा पैसा आता है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो जाती है तो पूरी वसीयत उसके नाम हो जाती है। तो सडन एकदम उसके पास बहुत सारी वेल्थ आ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ एक एक्सट्रीम ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है वो, और बहुत हाईली ऑब्सेसिव है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। मतलब जो एक्सट्रीम होता है ना, उसके अंदर हर चीज़ एक्सट्रीम में, और बहुत वॉयलेंट है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है रोगोजिन। अब क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड में एक डार्कनेस है, एक डिसफंक्शनैलिटी है, तो दोनों का बैकग्राउंड में सिमिलर होने की वजह से एक रेजोनेट दोनों कर लेते हैं, नस्तस्या और रोगोजिन, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया। अब सर ये बताइए फाइनली इस कहानी का एंड क्या है? क्या है सर एंड? यार देखो साहिल, एंड ना इसका बहुत डार्क है और बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ये बात सच है सर। ये तो मुझे भी कहीं ना कहीं आइडिया लग गया, जैसा आप बता रहे हो कहानी, तो कहानी में डार्कनेस होगी। और वैसे भी सर आप ही कहानियों में डार्कनेस होती है, ये तो मैं जानता हूँ, इतने टाइम से आपको पढ़ रहा हूँ सर। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप बता ही दीजिए सर। सर आप देखो इतनी दूर से आए हैं, ठीक है, रशिया से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं और 200 साल पहले आप थे सर, आपको बार बार आना पड़ता है इतनी दूर से सर, तकलीफ़ होती है। तो सर मैं चाहता हूँ जब आप आए हैं तो सर बता दीजिए सर, एंड भी बता दीजिए, ठीक है साहिल। अब तुम इतना प्रेशराइज़ कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। देखो एंड में क्या होता है कि जैसा मैंने बताया, नस्तस्या रोगोजिन के साथ चली जाती है, लेकिन रोगोजिन एक्सट्रीम डार्कनेस पर उतर आता है। वो नस्तस्या का मर्डर कर देता है और उसकी डेड बॉडी को रूम में रख देता है और मिश्किन को बुलाता है। और जब मिश्किन वहाँ पहुँचता है तो उसको जब वो दिखाता है, उसको कमरे में लेकर जाता है, और जब उसकी डेड बॉडी दिखाता है नस्तस्या की, तो मिश्किन का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। और हाँ, रोगोजिन का भी बाद में मेंटल ब्रेकडाउन होता है। सर इतनी डार्क मतलब कहानी आपने लिखी है, ये तो बहुत डार्क वो है सर। सर ये भी एक वजह है सर, बहुत बार क्या होता था, मैं अपनी कहानी पूरी नहीं करता था। आपकी कहानी मैंने इडियट बनाई, बीच में वहाँ तक पहुँचाई, मिडिल तक, फिर छोड़ दी। अब लोग पूछते थे आप कहानी क्यों नहीं बना रहे, कहानी क्यों नहीं बना रहे। सर ये एक रीज़न था मैं कहानी नहीं बना रहा था, क्योंकि सर मुझे एंड पता था, मैंने कहानी पढ़ी थी, तो मैं सर चाहता नहीं था इतनी डार्क बातें लोगों तक पहुँचे, इसलिए भी मैं घबराता था। तो सर मैंने कहा आज क्योंकि आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मौका मिला तो बता दूँ व्यूअर्स को क्यों मैंने कहानी कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि डार्कनेस बहुत थी, मैं उसको एलैबोरेट नहीं करना चाहता था। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ और बताते जाइए। जैसा आपने बताया मिश्किन का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, समझ में आता है क्योंकि बड़ा प्योर और इनोसेंट और सेंसिटिव सोल है। रोगोजिन का मेंटल ब्रेकडाउन क्यों हुआ? वो तो बहुत डार्क कैरेक्टर है, वो तो कहानी का विलेन है, उसको क्यों हो रहा है मेंटल ब्रेकडाउन? साहिल ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है। उसका इसलिए हुआ क्योंकि एक तो बाद में उसको गिल्ट हुआ और दूसरा उसको समझ में आया कि यार जिससे उसको लगता था कि वो उसको ऑब्सेसिव लेवल पे चाहता है, उसी को साथ उसने ये कर दिया। तो अब उस लॉस को बियर नहीं कर पा रहा और रियलिटी से
अब वो डिस्कनेक्ट होना चाहता है, वो रियलिटी उसको बियर नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है सर। फिर प्रिंस मिशिगन का क्या होता है ये भी बताते जाइए, क्या हुआ मतलब उसके बाद फिर मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, फिर क्या होता है कहानी में। यार प्रिंस मिशिगन के साथ ना बड़ी मैंने उसको इमोशनल एंडिंग बड़ी ख़राब सी हुई है। क्या हुआ है कि उसकी ज़ुबान चली जाती है, किसी को पहचान नहीं पाता प्रिंस मिशिगन, और बाद में उसको वापस फिर स्विट्ज़रलैंड में जाना पड़ता है मेंटल असाइलम में। सर ये तो बड़ी मतलब आपने ट्रेजिक एंडिंग करी है सर। लेकिन फिर मतलब लेसन क्या है ये बताओ मुझे। मतलब आपने एक कहानी लिखी है, मतलब अब फाइनली रीडर्स को एक लेसन बता दो, उससे क्या लेसन लेके जाएंगे। यार इसका लेसन ये है कि प्योर सोल इस हाईली ईवल और करप्ट दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकती। प्रिंस मिशिगन का जो एंड है ना, आप देख लो, इतना ईवल और करप्ट वर्ल्ड है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। उसको वापस फिर अपना जो उसको दिमागी तौर पे जो उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी, वापस उसको स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है यार। इतनी प्योर सोल, इतनी इनोसेंट सोल इस ईवल और करप्ट दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। ये मैंने दिखाया है। और जैसा फ्रेंच फिलोसोफर रोजू ने बोला था कि दुनिया में हर आदमी एक अच्छे उससे पैदा होता है, हर आदमी एक प्योर सोल की तरह पैदा होता है, वो तो सोसाइटी उसको करप्ट बनाती है। ये सोच उसकी मैंने दिखाई है इस कहानी में, वो गलत है, क्योंकि रोगोजिन ऐसा नहीं है। रोगोजिन के अंदर ईवल पहले से ही भरा हुआ था। मैं मानता हूँ उसका बैकग्राउंड में प्रॉब्लम्स रही है, सब कुछ रहा है, दिक्कतें रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सोसाइटी करप्ट कर रही है। ये मैंने दिखाया है, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हर बंदा बिल्कुल प्योर ही पैदा होता है। कई बंदों में वो ईविल टेंडेंसीज होती हैं, डिग्री का फर्क है। जब एक थ्रेशोल्ड के बाद वो डिग्री आगे चली जाती है तो आदमी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी, जो मैंने यहाँ पे कहानी में दिखाया है। तो मैं उस आइडिया से लोगों से इनके एग्री नहीं करता कि हर बंदा इस दुनिया में बहुत जो पैदा हुआ है बहुत प्योर है, बहुत ही उसके अंदर कुछ है ही नहीं खराब, सोसाइटी उसे करप्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। कहीं में सच में ईविल टेंडेंसीज पैदा होती हैं। ये मैंने दिखाया है, ये है मैसेज। सर यार मतलब कहाँ से सोचते हो यार सर, एक बात बताओ, इतनी डार्क मतलब बातें लिखते क्यों आप? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप थोड़ा सा ब्राइट चीज़ें क्यों लिखते हैं सर? इतनी डार्क बातें क्यों लिखते हो? और पता क्या होता है, मैं आपकी कहानियाँ पढ़ता हूँ, दुनिया को बताता हूँ, अब लोग नीचे कमेंट में मेरे लिए भी लिख देते हैं कि आप इतनी डार्क कहानियाँ क्यों लिखते हैं, आप इतनी डार्क बातें क्यों करते रहते हैं, थोड़ा मोटिवेशनल बातें करो, थोड़ा लोगों को पॉजिटिविटी की बातें करो, थोड़ा उनको अच्छी होप दो। सर उस चक्कर में सर आप ही किताबें पढ़ के आपकी किताबों के बारे में बता के मेरे पे भी ब्लेम लगता है सर कमेंट में। बहुत लोगों ने तो बोला कि अभी किताबें ना पढ़ूं, बहुत लोगों ने तो बोला कि हमने बहुत लोगों को देखा है दुनिया में डॉस्टोव्स्की पढ़ते हुए, जब उन्होंने डॉस्टोव्स्की को पढ़ना छोड़ा तब उनकी ज़िंदगी सफल हुई। जब तक डॉस्टोव्स्की को पढ़ते रहे तब तक वो भी कुछ अजीब से रहे, मतलब परेशानियाँ होती रही उनको। जब उन्होंने डॉस्टोव्स्की को पढ़ना छोड़ा तब उनकी ज़िंदगी सही हुई। सर मेरे को बोलते हैं सर लोग आगे कि ऐसा उन्होंने देखा है, वो मेरे से कहते हैं तुम भी छोड़ो उसको पढ़ना डॉस्टोव्स्की को। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इतनी डार्क कहानियाँ क्यों लिखते हैं आप, बता दीजिए सर। यार देखो साहिल, ये तो परसेप्शन है सबका, ठीक है, तो मैं परसेप्शन पे नहीं बोलना चाहूँगा लोगों के, मैं सिर्फ एक्सप्रेस करता हूँ और मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। रियलिटी हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती। कई लोगों को हो सकता है इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, इनकी रियलिटी बहुत अच्छी हो, ज़िंदगी भर की लाइफ में सब अच्छा चले, बहुत लोग होते हैं। पर जब आप उन लोगों के पास जाएंगे जिनको सच में, जिन्होंने लाइफ में सफरिंग देखी है, सफरिंग बियर करी है, और कई लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग बियर करते हैं, तो मैं उस को भी दिखाना चाहता हूँ। हमेशा लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, उसमें बहुत डार्कनेस भी है, तो मैं वो दिखाना चाहता था। बाकी अपना परसेप्शन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा मेरी किताबें पढ़ने के लिए, आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहें पढ़े, नहीं पढ़ना चाहें मत पढ़े। पहला ये। दूसरा, ह्यूमन नेचर को मैं एक्सप्लोर करना चाहता था और मैं लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाना चाहता था। मैं दिखाना चाहता था कि सिर्फ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे भी है। हर इंसान बहुत अच्छा और बहुत बुराई नहीं है, ग्रे भी है। थोड़ा मैं एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना चाहता था ह्यूमन नेचर की भी और लाइफ की भी, तो वो मैंने कहानी के फॉर्म में दिखाई है। वो खाली इस इडियट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मैं इन जनरल अपनी किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कितनी बार एक ही चीज़ के बारे में बार बार रिपीट करूँ, अब आया हूँ तो बता रहा हूँ, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं बार बार 2 साल उससे आगे आओ और फिर वापस रशिया जाओ, ठीक है। और देखो यार, पर्सनल लाइफ में मेरे बहुत स्ट्रगल रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी
बड़ी मिजरेबल रही हैं, कई चीज़ें मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत सफरिंग देखी है, तो उसकी वजह से भी आप देखो मेरी कहानियाँ थोड़ी ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि जो भी राइटर लिखता है तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ से तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहता ही है। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ यार, बड़ा सवाल पूछ रहे हो। सर एक बात आइए, आपकी वाइफ ने कहीं मना नहीं किया? मतलब आपने इतनी, जैसे मैंने बताया, डार्क लिखते हो, तो कभी कभी तो आपकी वाइफ ने मना करा होगा? यार देखो, जो मेरी सेकंड वाइफ थी एना, उसने मुझे कंप्लेन करी थी एक बार। उसने शिकायत की थी, उसने मेरे से बोला था कि यार आप रात को लिखते हो ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है रात को कोई भूत प्रेत आपके अंदर आ जाता है, ठीक है, तब ये इस तरह की आप इतनी डार्क राइटिंग लिखते हो। तो मेरी वाइफ ने बोला मेरे को, उसने बोला कि यार थोड़ा सा तो कभी आप मतलब कुछ रोमांटिक लिखो, थोड़ा कॉमेडी लिखो, थोड़ा तो एंडिंग ब्राइट करो, थोड़ा तो एंडिंग में वॉयलेंस कम रखो, इतना डार्क मत लिखा करो। उसने कंप्लेन की थी डेफिनेटली, ठीक है, ये बात तुम्हारी ठीक है, मैं मानता हूँ। बट यार मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं इतना नहीं लिखता ना डार्क, तो शायद मैं डॉस्टोवस्की नहीं होता, शायद दुनिया मुझे नहीं पढ़ती। वो पढ़ती ही कहीं ना कहीं इसलिए कि मेरी किताबें डार्क हैं, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं मान लेते हैं। सर एक चीज़ और बता दीजिए सर, मतलब आप हंसते क्यों नहीं हैं? मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं, मतलब आप बिल्कुल स्माइल नहीं करते, हंसते ही नहीं हैं, तो सर मतलब क्या रीज़न है सर? मतलब शायद क्या, मतलब दांत वाँत आपके टेढ़े वेढ़े हैं, क्या क्या रीज़न है, क्या रीज़न हो सकता है, वो मुझे बता दीजिए। यार देखो साहिल, देखो ऐसा है, तुमने मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिया है और तुम ज़्यादा ही मेरे पे ध्यान देते हो। सच बात तो ये है कि ऐसा नहीं है, मैं हंसता भी हूँ और बहुत फ़नी मोमेंट्स भी मेरी लाइफ में रहे हैं और मैं बहुत फ़न भी करता हूँ, ये बात सच है। ठीक है, अब देख लो तुम्हारे सामने ही, जैसे मैं अभी हंस रहा हूँ, स्माइल है मेरे चेहरे पे। वो चक्कर क्या है, वो जो तुम फ़ोटो लेते हो ना मेरी, गूगल से निकालते हो, वो फोटोग्राफ़र ने एक ठीक से ना, वो जो जिस मतलब सही से क्लिक नहीं करी, वो जिस मोमेंट पर क्लिक हो गई ना, वो फ़ोटो ऐसी आ गई है। अब आज के ज़माने में तो आप सेल्फी से खींच लेते हो, तो अगर मेरे पास भी मतलब आज के ज़माने में होता, आपकी तरह स्मार्टफोन होता, तो मैं भी सेल्फी से अलग अलग एंगल में फ़ोटो खींचता, तो बढ़िया पिक्चर आती है मेरी। ठीक है, तो बात ये है, ऐसा नहीं मस्ता नहीं हूँ, देखो हंस रहा हूँ ना, वो पिक्चर का सर वाली बात है, वो तो पिक्चर वाली बात है यार साहिल। वो उस टाइम फोटोग्राफर ने क्लिक कर लिया उस मोमेंट पे, तो ऐसा आ गई। और हाँ देखो ये भी है, फिलोसफिकल लुक दिया है मैंने, समझ रहे हो, डीप लुक दिया है मैंने। थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है तो आदमी आपको सीरियस लेता है, मस्ता रहूँगा तो फिर लोग समझेंगे यार क्या यार, मतलब कुछ कॉमेडी सी हो रही है, सीरियसली नहीं लेता ना आदमी। आपको लगता है जब आप सीरियस से रहते हो, लोगों को लगता है बड़ा डीप थिंकर है, बड़ी गहरी सोच रख रहा हूँ, बड़ी गहरी सोच रखता है। तो ये भी एक थोड़ा सा इसके पीछे एक, मतलब समझ लो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है मेरी, है, समझ गए? तो ये है। सर एक चीज़ और बताइए, ये फाइनल मैसेज क्या है आपका बुक का? मतलब जो इतने व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, क्या मतलब इस किताब का फाइनल मैसेज क्या है, ये एक बार और बता दीजिए। यार देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि प्योर सोल इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकती, ये बात साहिल बिल्कुल समझ लो, ठीक ठीक। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये स्पिरिचुअली एम्प्टी है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा अच्छा होना, बहुत ज़्यादा अच्छा होना कभी कभी वीकनेस बन जाता है, इसका ध्यान रखो। और ब्यूटी का ड्यूअल नेचर है, नस्तस्या खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वही खूबसूरती उसके लिए कर्ज भी बन जाता है, ये भी है। और फाइनली, एक्सट्रीम में इनोसेंस होगा या एक्सट्रीम में पैशन होगा, दोनों के अपने नुकसान हैं। मिश्किन एक्सट्रीम में इनोसेंट है, रोगोजिन एक्सट्रीम में पैशनेट है, ऑब्सेशन के लिमिट तक चला जाता है, देख लो क्या एंड रिजल्ट है। तो एक्सट्रीम कभी कभी बुरी हो जाती है। तो सर फिर मतलब क्या करें? जैसे आपने दिखा दिया है, जो मैसेज आपने दिया है कहानी में कि प्योर सोल, जैसा बता रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इंसान फिर क्या गुडनेस छोड़ दे, हम गुडनेस में बिलीव करना छोड़ दें, ये मैसेज है सर आपका? नहीं साहिल, ये मेरा मैसेज नहीं है। मेरा मैसेज है कि आप बैलेंस रखें, आप प्रैक्टिकल जो लाइफ है इसका भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, बी द लाइट बट डोंट बर्न योर ओन फ्लेम, कि दुनिया को तो रोशनी दें पर ये ना हो कि अपनी खुद की रोशनी बुझ जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलता हूँ यार, बहुत देर हो गई। तुम तो मुझे लगता है ऐसे बिल्कुल खाली से रहते हो, वेले रहते हो, बुला लेते हो मेरे को बार बार। अब मेरे को चलना है भाई, मुझे तो अभी जो ब्रदर कामज़ो है उसका मैंने अभी आगे का पार्ट मेरा अधूरा रह गया, उस पर भी वर्क करना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, चलो बाय। ओके सर, बाय, टेक केयर।